हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, Behind renewed tensions over Belagavi, a long contested history। तो देखिए कि इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को डिस्कस करें, क्या एक्चुअल में रीसेंट टेंशंस है, क्या लॉन्ग टसल है, क्या हिस्ट्री है, आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली GS3 के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट्स चाइना या बाकी नेबरिंग नेशंस के साथ शेयर नहीं करती, बल्कि इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी हैं इंडिया में। तो इंटरस्टेट में देखिए आप कुछ कुछ ऑफ कोर्स फिर चाइना के बारे में कि जो हमारा LAC स्टैंड ऑफ चल रहा है वहां पे इस चीज के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप पाकिस्तान के बारे में भी लिख सकते हैं कि क्या बाउंड्री डिस्प्यूट है, POK एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद आप ऑफ कोर्स यू विल राइट अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्प्यूट्स, जो हमने अभी रिसेंटली देखा कि असम और मेघालय के बीच में जो फायरिंग हुई, जो असम पुलिस ने 6 लोगों की जिसमें जान गई। तो असम कह रही है कि असम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इवेंट हुआ, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं, मेघालय के चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के रीजन में ये इंसिडेंट हुआ है। तो देखिए जब दोनों रीजन्स कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में ये हुआ, तो इसका मतलब ये है कि दोनों उस एरिया को अपने स्टेट का पार्ट समझते हैं, हेंस देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट देयर। पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है असम का बाकी स्टेट के साथ, जैसे मिजोरम, लास्ट ईयर हमने मिजोरम और असम के बीच में एक टसल देखा था, एक फायरिंग देखी थी। तो वहां पे इट इज मोर और लेस द कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि जब ब्रिटिश वहां पे गए, उन्होंने अपना एक्सपैंड किया एम्पायर को नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो उन्होंने कुछ हिल्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रख लिया एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन आप दूसरा जो इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट में लिखेंगे वो महाराष्ट्र और कर्नाटका का लिखेंगे। तो देखिए वहां पे भी आप डेफिनेटली मैप बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के केस में भी कि कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, कुछ कुछ वो जरूर आप लिखेंगे, पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप, अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका और बेलगाम या फिर बेलगावी जो अब कहा जाता है इसको, जो पहले कहा जाता था बेलगाम, यानी कि जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, तो आप ये एरिया दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टसल है क्या। ओके, और कुछ कुछ चीजें जैसे महाजन कमिटी, ये सारी चीजें जो कीवर्ड्स हैं आपको मेंशन करने ही करने हैं। ओके, तो देखिए एक अनरिजॉल्व्ड इंटरस्टेट डिस्प्यूट, इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंस के समय का डिस्प्यूट है। अभी अगर हम टसल आज देख रहे हैं बहुत सारी चीजों का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पिछले 1-2 साल से ये चीजें इमर्ज होनी स्टार्ट हुई हैं। दे डेट बैक टू एज लॉन्ग एज 1947 के टाइम से। और देखिए स्पेशली जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट यहाँ पे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या देखा कि कॉलोनियल लेगेसी की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई थी 1956 में, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज, गुजराती स्पीकिंग पीपल का गुजरात बन गया, मराठी स्पीकिंग पीपल का महाराष्ट्र बन गया, ठीक है। तो बेसिकली इन बेसिस पे उस समय स्टेट्स इमर्ज करी थी, कार्व आउट करी जा रही थी। तो कुछ दिक्कतें लिंग्विस्टिक लाइंस पे जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ रह गई, और उसकी वजह से आज हम डिस्प्यूट्स देख रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में इस समय उभर के आ रहा है, वो बेलगावी रीजन को लेके डिस्प्यूट है। ओके, तो देखिए स्पेशली हमने रिसेंटली अभी क्या देखा, जो महाराष्ट्र की अथॉरिटीज है वो कह रही है कि कर्नाटका में जितने भी मराठी स्पीकिंग एरियाज है, विच of course includes बेलगावी also, उनको महाराष्ट्र के साथ दोबारा इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो देखिए दो ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद रखनी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली महाराष्ट्र एकीकरण समिति है, MES, जो बेसिकली मराठी स्पीकिंग एरियाज जो हैं कर्नाटका के, वो उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं महाराष्ट्र के साथ। तो इसीलिए शिवसेना और बाकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनको बैक करती हैं, ठीक है। और अगर हम कर्नाटका रक्षण वेदिके की बात करें, ये प्रो कन्नड़ स्पीकिंग ग्रुप्स हैं जो बेसिकली कर्नाटका में ही बेलगावी रीजन को रहने देना चाहती हैं।
तो करंट जो ट्रबल है पहले वो देख लेते हैं, इससे पहले कि हम हिस्ट्री पढ़ें। ओके, तो करंट ट्रबल क्या है, देखिए टेंशन तब शुरू हुई, थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें। टेंशन तब शुरू हुई जब लास्ट वीक अहेड ऑफ अ शेड्यूल्ड सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक पिटिशन पेंडिंग है, एक हियरिंग पेंडिंग है जो नवंबर 30 को उठाई जाने वाली थी, जहां पे बेसिकली महाराष्ट्र ने एक प्ली डाली हुई थी कि बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स बेसिकली महाराष्ट्र के साथ इंक्लूड कर दिए जाने चाहिए। मैटर लेकिन ऑफ कोर्स टेकन, मतलब अल्टीमेटली नहीं उठाया गया। पर दिसंबर 1 को क्या हुआ, जो प्रो कन्नड़ा ग्रुप्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया बेलगावी में, कि आप बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली बेलगावी में एक बच्चे को जो कर्नाटका का फ्लैग वेव कर रहे थे उसको मारा गया, ठीक है, एक लोकल प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी जो लोग थे जो उसको सराउंड कर रहे थे, उस बच्चे को, स्टूडेंट को, वो मराठी स्पीकिंग थे। तो ऑफ कोर्स जो प्रो कन्नड़ ग्रुप्स हैं उनको ये चीज नहीं अच्छी लगी कि दिस इज ऑफ कोर्स अ फुल फ्लेजेड पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड इस तरह की चीजें सही नहीं है। ओके, तो और फिर उसके बाद ये चीज और बढ़ती गई, ये और ज्यादा इन्फ्लेम होती गई ये चीज, क्योंकि एक प्रपोज्ड विजिट भी थी बाय 2 महाराष्ट्र मिनिस्टर्स। उन्होंने कहा कि हम जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, हम मिनिस्टर्स हैं, हम वहां पे जाके विजिट करेंगे और जितने भी प्रो मराठी ग्रुप्स वहां रहते हैं वहां पे जाके उनके साथ मिलेंगे। ओके, दिसंबर 3 को ये होना था। तो ऑफ कोर्स कर्नाटका में, इस वजह से आप कर्नाटका में जा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा एंगर प्रोवोक हो गया विद प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट आस्किंग द स्टेट गवर्नमेंट, अपने उन्होंने बम्बई सरकार को बेसिकली ये कहा कर्नाटका के लोगों ने कि देखिए आप प्लीज इनको अलाउ भी मत कीजिए, ये डेलीगेशन अगर यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे होंगे। ओके, तो ये चीज बेसिकली कुछ कुछ हमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स देख लिया। रीसेंट टेंशंस क्या है, रीसेंट टेंशंस ये है सिंस 2012, when the winter sessions of the Karnataka legislature began to be held in, अब देखिए जो कर्नाटका लेजिस्लेचर का विंटर सेशन बेलगावी रीजन में होल्ड किया गया 2012 में, ठीक है। तो बेलगावी क्या है, कर्नाटका का एक पार्ट है प्रेजेंटली, ठीक है। तो MEES ने जो बेसिकली प्रो मराठी ग्रुप है उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की, जिसे महामेलवा रैलीज कहा गया, आउटसाइड द वेन्यू ऑफ विंटर सेशन, जो बेसिकली लेजिस्लेचर का था, कि बेलगावी को महाराष्ट्र के साथ बेसिकली इंक्लूड कर दिया जाए। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, MES ने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोटेस्ट रैली को आउटसाइड द सुवर्ण सौधा, ठीक है, लेजिस्लेचर बिल्डिंग जो बेलगावी में है। तो देखिए यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या हुआ, प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया है कि कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र के रीजन में एक कर्नाटका फ्लैग को बर्न किया गया प्रोटेस्ट के दौरान। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि फिर कर्नाटका में भी जो प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को डिफेस किया नॉर्थ बेंगलुरु रीजन में। तो ये इतना ज्यादा टसल बढ़ गया है। अभी तो हमने देख लिया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टसल, ओके, बट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस टसल, ये हम देखते हैं। तो देखिए द एसेंशियल क्लेम ऑफ द प्रो मराठी ग्रुप्स इज दैट बेलगावी इज अ लार्जली मराठी स्पीकिंग रीजन, ओके। तो बेसिकली जो बेलगावी रीजन है वो महाराष्ट्र का पार्ट क्यों होना चाहिए कर्नाटका की बजाय, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी जो है, ऐसा मराठी ग्रुप्स कहते हैं, प्रो मराठी ग्रुप्स कहते हैं, वहां पे मेजोरिटी मराठी बोलती है। तो मराठा ग्रुप्स कहते हैं कि देखिए नियरली 45% जो पॉपुलेशन बेलगावी डिस्ट्रिक्ट की मराठी बोल रही है, तो फिर ऑफकोर्स ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। जब लिंग्विस्टिक लाइन्स पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, आप कह रहे हैं कि मराठी स्पीकिंग पीपल वुड मेक महाराष्ट्र, गुजराती स्पीकिंग पीपल वुड मेक गुजरात, यही तो था। तो फिर कैसे रह गया ये कर्नाटका में, ठीक है। लेकिन प्रो कन्नड़ ग्रुप्स कहते हैं कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मराठी स्पीकर सिर्फ और सिर्फ 35% है और 35% ही कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो किसी के पास तो जाना ही था, तो कर्नाटका के पास आ गया ये वाला डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो आपका ये जो क्लेम है वो बिल्कुल फ्लॉड है, उनका कहना ये है। देखिए एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए, बेलगावी उस समय पे जब हम बेलगांव कहा करते थे इसको, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक पार्ट था। जो MES है वो 1948 में एग्जिस्टेंस में आया और उसका सोल एम यही था कि वो बेलगांव को बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट के साथ इंटीग्रेट करवा पाए। द रीजन वॉज हाउएवर इंटीग्रेटेड, लेकिन रीजन ऐसा जो है बेलगावी रीजन है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया स्टेट ऑफ मैसूर, जो बेसिकली अब कर्नाटका है, उसके साथ, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स।
अब देखिए 10 साल हो गए उसके बाद, लेकिन जो MES है वो एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल फोर्स बन गई है बेलगावी में भी, क्योंकि जितने भी मराठी पॉपुलेशन है बेलगावी रीजन में वो MES को वोट करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम पहले के इलेक्शंस के समय की बात उठा के देखें 1962 की, तो MES को अराउंड 6 सीट्स मिली थी कर्नाटका असेंबली में फ्रॉम बेलगावी। तो ऑफ कोर्स एक काफी पॉलिटिकल फोर्स हुआ करता था। अब देखिए एक चीज जो आपको मेंशन करनी ही है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भी मैप बनाएंगे कुछ कुछ लिखेंगे, मिजोरम, मेघालय, असम का क्या क्या बेसिकली डिफरेंसेस है असम की, क्योंकि असम सबसे बड़ी स्टेट है, उसी के सबसे, क्योंकि असम में से ही सब कुछ कार्व आउट हुआ था, तो उन्हीं का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है हर किसी स्टेट के साथ। और अगर आप जब वेस्टर्न एरिया लिखेंगे तो आप यही वाला मैप बनाएंगे, और साथ में महाजन कमीशन का जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि महाजन कमीशन बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1966 में। ठीक है, तो इसको बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि जो दिक्कतें चल रही हैं, जैसे MES जैसी ऑर्गेनाइजेशन 1948 से ही अपना क्लेम रख रही थी कि नहीं बेलगावी इधर होना चाहिए इंटीग्रेट महाराष्ट्र में, और भी बड़े सारे रीजन हैं, सिर्फ बेलगावी अकेला रीजन नहीं है। तो फिर महाजन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया कि आप बताइए कि मतलब कहाँ पे होने चाहिए ये रीजन्स। तो फिर उन्होंने बेसिकली बोला महाजन कमीशन ने कि देखिए 200 बॉर्डर विलेजेस हैं जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं महाराष्ट्र के साथ, हमारी सजेशन ये है। पर जो महाराष्ट्र का क्लेम है कि बेलगावी सिटी उनकी है, वो नहीं हमें लगता कि सही है, वो कर्नाटका में ही रहने देना चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट, अब इसीलिए देखिए कर्नाटका की सरकार है वो बार बार महाजन कमीशन को ही कोट करते हुए अपने रेजोल्यूशंस बार बार लेके आती है कि देखिए महाजन कमीशन रिपोर्ट ने ये कहा था, महाजन कमीशन रिपोर्ट ने ये कहा था। जब हम कोई भी चीज बोलते हैं कि करप्शन ऐसा है या फिर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कॉलोनियल माइंडसेट है, तो हम बार बार कहते हैं अलग कमेटी, या फिर हम कहते हैं सेकेंड ARC की कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है। तो वैसे ही जब किसी चीज को सैंक्टिटी मिलती है, किसी इतनी बड़ी रिपोर्ट को, किसी इतनी बड़ी कमीशन को, तो जब आप रेजोल्यूशंस लेके आते हैं तो आप उसी को बार बार साइट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट GM बॉगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने DMH11 यानी कि GM मस्टर्ड को डिस्कस किया, कैसे बार स्टार, बारनेस, है ना, बार, ये सारे जीन्स को इंक्लूड करके मस्टर्ड जो एक सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटी है उसको क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए केपेबल बनाया गया। ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और तो लेकिन हमें लगा कि वहां पे जब अब GEAC ने इसका इन्वायरमेंटल रिलीज को प्रपोज कर दिया है, अलाउ कर दिया है, तो इशू वहां पे खत्म हो गया। वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि इतने सालों से इसके बारे में प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन फाइनली इसको दे दिया गया, एक अब रेड फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग दे दिया गया। तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं GM मस्टर्ड के। जिस तरह से यील्ड बढ़ाने की क्षमता ये रखता है, जिस तरह से इंपोर्ट बिल कम करने की क्षमता ये रखता है, तो बहुत सारे। लेकिन हमें लगा इशू खत्म हो गया है, लेकिन इशू अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको याद होगा हमने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक आर्टिकल आपको याद होगा BV नागरत्ना का, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा, जस्टिस BV नागरत्ना, who is actually set to become the first women chief justice of India very soon। तो उन्होंने कहा कि देखिए जितनी भी GM क्रॉप्स होती है, हम जनरली बात कर लेते हैं, तो GM क्रॉप्स में क्या होता है कि आप वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, हर्बिसाइड उस पर आप कितना भी छिड़केंगे तो सिर्फ और सिर्फ वीड मरेंगे, क्रॉप नहीं मरेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होती है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होती है उसमें। तो बेसिकली उनको ऐसा लगा कि देखिए फिर जो विमेन वर्कर्स हैं, जिनको बेसिकली वीडिंग का काम दिया जाता है कि वीड्स वो निकालेंगे, प्लक करेंगे हाथ से, तो फिर इनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं चली जाएगी। ट्रेडिशनली तो ये विमेन एरिया ही है ना, विमेन एम्प्लॉयमेंट का एरिया है। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव चीजें कि देखिए हाँ ये बिल्कुल जो GM क्रॉप्स है इट्स ए वेरी गुड थिंग, पर इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है। ये कुछ कुछ चीजें हमने देखी। साथ ही में आपको ये पता है कि हनी बीज से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हैं GM क्रॉप्स के, कि हनी बी पॉपुलेशन बहुत इफेक्ट हो जाएगी। हम डिस्कस करेंगे कैसे, क्योंकि आप ये वर्ड हर जगह पढ़ेंगे लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हनी बीज कैसे इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ लिखी हैं। यूनियन, अब देखिए ऑफ कोर्स सरकार को, देखिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस पहुंच रही हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब आप कितना भी
कितने भी मात्रा में हर्बिसाइड छिड़केंगे तो फिर क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल में इस तरह का पर्कुलेट कर जाएगा टॉक्सिक मटेरियल या फिर टॉक्सिक केमिकल्स, या फिर आसपास के जो एनिमल्स हैं या फिर जो सॉइल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें। अब हनी बीज की भी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ। हनी बीज का क्या है, देखिए मस्टर्ड, स्पेसिफिकली मस्टर्ड की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा पॉलिनेटर मस्टर्ड के केस में हनी बीज ही है। हनी बीज एब्सोल्युटली लव मस्टर्ड फ्लावर्स, क्योंकि जिस तरह का नेक्टर उन्हें मस्टर्ड से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा पॉलिनेटर जब है ही हनी बी और सबसे ज्यादा वहीं पे हनी बीज होती हैं, तो फिर जब आप कह सकते हैं कि आप कितना भी हर्बिसाइड छिड़क रहे हैं तो केमिकल तो है ना हर्बिसाइड में, तो फिर क्या होगा, जब उस पे वो बैठेगी हनी बी तो वो केमिकल उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जितने भी एनवायरमेंटल पिटिशनर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि पिछली जो जीएम क्रॉप्स आई हैं यानी कि बीटी कॉटन, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसकी वजह से तो कॉटन के आसपास इतनी हनी बीज होती भी नहीं, बट स्टिल उसकी वजह से, जीएम क्रॉप्स की वजह से ऑलरेडी हमने देखा है कि हनी बीज की पॉपुलेशन इम्पैक्ट होती है। तो जीएम मस्टर्ड तो बिल्कुल कोलैप्स ही कर देगी हनी बीज के प्रॉपर बी कल्चर को। अब देखिए बी कल्चर एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि हम अराउंड 90,000 टन कह सकते हैं कि एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं हनी, ठीक है। उसमें से 35,000 टन जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट बिजनेस भी इंपैक्ट होगा। तो बहुत एक वाइड रेंजिंग ऑपोजिशन है जो ना ही केवल जीएम मस्टर्ड तक सीमित है बल्कि जीएम क्रॉप्स को ही पूरा इनकम पास करता है। साथ ही में देखिए ये तो खैर मतलब बहुत बेकार की बात है कि बीटी कॉटन से इतनी दिक्कत क्यों नहीं थी, क्योंकि कॉटन खाते नहीं है ना हम, ये सबसे बड़ी दिक्कत। उस पर इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि वो एडिबल चीज नहीं है कॉटन, लेकिन ये हमने खाना है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो इसीलिए कुछ हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड भी पिटिशंस हैं, लेकिन सारी ही आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा वेल फाउंडेड पिटिशंस नहीं है। तो इसी के रिस्पॉन्स में ऑफ कोर्स सरकार भी कुछ कहेगी। सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है, इसके इन्वायरमेंटल रिलीज को अपने डिफेंस में। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बेसिकली डिफेंड किया है अपने डिसीजन को, गवर्नमेंट के डिसीजन को, कि उन्होंने अलाउ किया है कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11। उन्होंने 3 मेन ग्राउंड्स दिए हैं, और ये तीनों मेन ग्राउंड्स आपके लिए बहुत क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। 3 मेन ग्राउंड्स दिए हैं कि कैसे हमारा डिसीजन बिल्कुल सही है, और ये तीनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं इन सम फॉर्म और दी अदर, जस्ट अ रिविजन एंड जस्ट सम एडिशंस टू इट। ऑलराइट, तो पहला ये है कि देखिए भारत का हर घर ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है वो एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, देखिए आपको ये बात पता है कि हम जब ये कह रहे हैं ऑयल सीड्स में हमने सेल्फ सफिशिएंसी अभी तक अटेन ही नहीं की। क्यों ऑयल सीड्स को बार बार कहा जाता है कि MSP देना चाहिए ताकि ऑयल सीड्स भी उगना शुरू हों, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, एडिबल ऑयल को, ठीक है। जैसे पाम ऑयल वगैरह ये सब मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से तेल आता है मोस्टली जो एडिबल ऑयल है। तो अब कनाडा भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अब कनाडा में कौन सा, कनाडा में तो है ही सारी जीएम ऑयल क्रॉप्स हैं सारी, ठीक है। तो आप वहां से हमने इंपोर्ट किया 14.03 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है, बाहर से, और इसका वर्थ है अराउंड $19.6 बिलियन। ये अक्टूबर 2022 तक की हम बात कर रहे हैं। इसमें से 4.17 मिलियन टन तो है कम से कम सोयाबीन ऑयल, विच इज एंटायरली जीएम, कंप्लीटली जेनेटिकली मॉडिफाइड है सोयाबीन, तो बाहर की क्रॉप्स, ठीक है। तो उसमें से आपने तेल निकाला है, तो आप कंप्लीटली यहाँ पे जितना सोयाबीन तेल है ऑलमोस्ट वो सारा जीएम है, ठीक है। तो इसके साथ आप और देख लीजिए जो 1.3 मिलियन टन है डोमेस्टिकली कल्टिवेटेड कॉटन ऑयल भी तो होता है, कॉटन सीड ऑयल है ना, तो बीटी कॉटन में से निकला है वो, ठीक है, तो वो भी जीएम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम जो कंज्यूम कर रहे हैं इंडियंस, वैसे आप कंज्यूम कर सकते हो। साथ ही में एनिमल फीड देख लीजिए, एनिमल फीड जो होता है जो आप अपने डेयरी सेक्टर के लिए आप अपने खिलाते हैं लाइव स्टॉक को, तो इंडिया इंपोर्टेड सम 0.55 मिलियन टन्स ऑफ सोयाबीन एंड 0.65 मिलियन टन्स ऑफ मील यूज्ड एज एनिमल फीड, है ना। तो ये भी सारे जीएम है। तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं उन कंट्रीज से जहां पे जीएम क्रॉप्स ही है सारी, लेकिन हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते जीएम क्रॉप्स। व्हाट,
काइंड ऑफ थिंग इज दिस? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ओके, तो अब सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड ग्राउंड क्या है? द अप्रूवल फॉर जीएम मस्टर्ड फॉलोड द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी प्रोसेस। अब देखिए, एक एलिगेशन तो ये भी है ना, एक पिटिशनर का कहना ये भी है कि प्रॉपर सरकार को पता नहीं किस चीज की जल्दी थी, इतना हरी पता नहीं क्यों कर रहे थे, रेगुलेटरी प्रोसेस कोई फॉलो नहीं किया, और उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस वजह से उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया इतना ज्यादा। तो ये उन्होंने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इतने सालों से चला गया रिसर्च का प्रोसेस है। डॉक्टर दीपक पेंटल हैज बीन वर्किंग अ लॉट ऑन इट, ठीक है? तो प्रॉपर रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो हुआ है, एंड द मिनिस्टर इज राइट हियर एज वेल। जो DMH11 है, जिसको बेसिकली साइंटिस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, वो 2002 से ब्रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस 2002। तो 2 साल तो कम से कम इन्होंने कन्फाइंड यानी कि कंट्रोल्ड एकदम छोटे से एनवायरनमेंट पे अपने लैब में बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स की, ठीक है, 2010-11 के अराउंड। फिर उसके बाद 11-12 इन्होंने, और फिर एक साल का बेसिकली मल्टी लोकेशन फील्ड ट्रायल्स की, ठीक है, 2014-15 के राबी क्रॉप सीजन में अलग अलग जगहों पे उगा के देखा, विद द राबी क्रॉप सीजन। तो इतना सब कुछ, और साथ ही में ये जितने भी फील्ड ट्रायल्स हो रहे थे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के के माध्यम से हो रहे थे, के द्वारा हो रहे थे, अंडर द सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो फूड सेफ्टी स्टडीज, जब फिर उसके बाद जब सारे ट्रायल्स हो गए, फिर फूड सेफ्टी स्टडीज कंडक्ट की गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, ठीक है? तो बेसिकली हर चीज जब अवेलेबल है, सब कुछ इवेल्युएट हो चुका है ना, तो फिर किस बात से आप कह रहे हो कि रेगुलेटरी प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ? इसमें तो कुछ 2002 से चला हुआ एक प्रोसेस 2022 में जाके उसे अप्रूव किया जा रहा है, तो 20 साल हो गए। तो किस तरह का रश यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा हरी, ठीक है? तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे लिखी है। GEAC expert committee in September this year also concluded that the transgenic hybrids will pose no adverse impact on honeybees and other pollinators of mustard plants. Casting aspersions on all these scientific bodies is unreasonable. After all, the same bodies were. अब देखिए, ये आप कह रहे हैं कि GEAC सही नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये मेडिकल रिसर्च काउंसिल सही नहीं है, आप कह रहे हैं बाकी सारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ICAR सही नहीं है, और वैसे जब कोविड-19 के टाइम पे आपने इन्हीं सारी बॉडीज को ट्रस्ट किया, हेपेटाइटिस बी के टाइम पे, पोलियो वैक्सीन के टाइम पे, जितने भी हमारी भारत की ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को आपने ट्रस्ट किया है ना, इन्हीं सारी मिनिस्ट्रीज को ट्रस्ट किया, ओके। लेकिन अभी इस चीज में आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो यही सारी बॉडीज थी जो हर तरह का वो कर रही थी, टेस्टिंग कर रही थी, फील्ड ट्रायल्स कर रही थी, हर चीज के लिए आपने इनको ट्रस्ट किया। बट व्हाट हैज हैपेंड नाउ? ओके, अब आते हैं हम थर्ड ग्राउंड पे, जो भूपेंद्र यादव जी ने मेंशन किया। उन्होंने कहा, देखिए, इट कंसर्न्स द नीड फॉर प्रमोटिंग साइंटिफिक रिसर्च। DMH11 इज अ प्रोडक्ट। अब देखिए, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, और 20 साल कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, पता है? 20 साल में, वरना रिसर्च करते करते और इतना पैसा लगता है, और बाहर से आप इंडिया को तो सबसे ज्यादा इनफेमस इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारा खुद का कुछ नहीं है, ठीक है? तो अगर आप सच में स्वदेशी हैं, तो आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी खुद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत की, तो आप उसी स्वदेशी प्रोडक्ट को अपोज कर रहे हैं। तो बात ये है, जब ये है ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसमें ऑफ कोर्स हाँ बार्नेस, बारस्टार और बार जीन्स जो है बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी से लिया गया है, पर वो उसका तो पेटेंट है उनके पास, इसीलिए हमने वहां से लिया, और कोई हमारे पास चारा नहीं था। पर ये पूरा कंप्लीटली इसकी फील्ड ट्रायल सब कुछ यहाँ पे हुआ है, ओके। तो और साथ ही में ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो DMH11 आपने वैरायटी बना दी, ठीक है, फिर आप इस वैरायटी को किसी और के साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, ताकि आपको और इम्प्रूव्ड वैरायटीज मिले। इससे ना ही केवल यील्ड बढ़ेगा, ऑयल क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इस तरह की क्वालिटी का ऑयल, डिसीज रेजिस्टेंस भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का इनोवेशन जो इंडिया की तरफ से आया है, वो कहाँ आपको मिलेगा? तो क्यों, वाई आर यू अपोजिंग दिस? तो ये बेसिकली यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा है, ओके। So next article is Supreme Court can look into manner of note ban decision, cannot hold hand since its economic policy. Now this is very important, क्योंकि demonetization के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग सुन रहा है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप देखिए, हमें पता है कि हम
आप कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर था डीमोनेटाइजेशन, और आप इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप है जुडिशियल रिव्यू करने का, ऐसा आरबीआई के एडवोकेट जयदीप गुप्ता जी ने कहा है, हमारे सेंट्रल बैंक के एडवोकेट ने, कि देखिए आप इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर है, थोड़ा बहुत आप बस एक हद तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए हम हमेशा, ठीक है, मेरिट्स पे नहीं जाएंगे, आप सरकार हैं, आप आरबीआई हैं, आप हमसे कहीं गुना ज्यादा ये जानते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है, ठीक है, वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड दैट, डीमोनेटाइजेशन ने किस तरह का नेशन बिल्डिंग की, किस तरह से हेल्प किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमें उससे कोई लेना देना है भी नहीं। हमारा जो कंसर्न है वो किस मैनर में आपने बेसिकली डीमोनेटाइजेशन आप लेके आए, वही पिटिशनर्स जो हैं, सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम जी, फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर, जिनका यही कहना है कि गैजेट के माध्यम से, गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने रातों रात ऐसा कह दिया कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो अब डिमोनेटाइज हो जाएंगे, वो लीगल टेंडर खो देंगे अपना। और आपने इससे पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर जब हम भारत आज़ाद हुआ तो तब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पार्लियामेंट में बाकायदा लॉ आया था जिसको डिबेट किया गया था, पास किया गया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे जब 1976 के अराउंड जब डिमोनेटाइजेशन हुई, तब भी एक लॉ आया था, डिबेट किया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए बस एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, एंड दैट इज इट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एटलीस्ट हम किस मैनर में आपने डिमोनेटाइजेशन की उसको तो एग्जामिन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर है, वी कैन नॉट होल्ड आवर हैंड्स इन सिट, ओके। तो ये चीज बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का एक्सपेंशन होते हुए हम देख रहे हैं, ओके। तो यहीं पे ये सारी चीजें लिखी है, ओके। अब देखिए ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, आई डोंट नो, क्या पता ये प्रेलिम्स में कभी एक स्टेटमेंट आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू के लिए बेसिकली कोर्ट ने खुद के लिए एक लॉ सेटअप किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल रिव्यू अगर हमें करना है किसी भी पॉलिसी का, किसी भी एक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का, तो हम करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन नहीं चेक कर सकते, एग्जामिन कर सकते, पर हम करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जरूर हम चेक कर सकते हैं, किस प्रोसेस से बेसिकली आप एक लॉ लेके आए या डिसीजन आपने बनाया, ये हम जरूर चेक कर सकते हैं, कि डिसीजन खुद में करेक्ट है कि नहीं, ये हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो एडवोकेट गुप्ता हैं जो आरबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हाँ थोड़ी बहुत टेम्परेरी हार्डशिप्स हुई थी, हमें पता है, पर ये भी तो नेशन बिल्डिंग का एक पार्ट है, थोड़ी बहुत हार्डशिप्स तो सबको पता ही होता है और सब उसके लिए तैयार रहते हैं। और पूरा कंसेंसस था, आरबीआई और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बेसिकली ये किया है पूरा, हमने प्रॉपर एक बाकायदा मीटिंग हुई थी, 561st मीटिंग थी, तो ये सब कुछ हुआ है, डिस्कस हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो हमारे पास सिस्टम्स रेडी थे उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, ओके। साथ ही में इन्होंने कहा कि अगर हमने डीमोनेटाइज किया तो हमारे पास मैकेनिज्म भी तो रेडी था रीमोनेटाइज करने के लिए, फिर हमने नए नोट भी तो छापे, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली हम प्रिपेयर थे, एलिमेंट्स वर ऑफ कोर्स पुट इनटू देयर प्लेस, ताकि एक ग्रेट केयर के साथ डिसीजन लिया जाए। तो मतलब ये थॉटलेस डिसीजन नहीं था जो पिटिशनर्स का एक आप कह सकते हैं एलिगेशन है। अब कुछ कुछ चीजें यहाँ तक तो बेसिकली हमने वो देख लिया जो इंपॉर्टेंट था, अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो मंडे को बेसिकली आरबीआई ने बोला कोर्ट को कि देखिए ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया था, जब हम जो सेक्शन 26 क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट का 1934, आरबीआई एक्ट 1934 बेसिकली आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में आई थिंक 2021 के पेपर में देख चुके हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट समहाउ, ठीक है। तो उन्होंने बोला जब हमने डिसीजन लिया तो सेक्शन 26 क्लॉज 2 को हमने फॉलो किया था, जिसकी वजह से बेसिकली आपको कोरम होना एक बहुत जरूरी है, ओके। साथ ही में उन्होंने बोला कि कोरम भी था, जहाँ पे कोरम इन द सेंस जब आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है या एक कोई असेंबली है, वहाँ पे किसी रेजोल्यूशन को, किसी बिल को पास करना है, तो मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री मीटिंग में फॉर एग्जांपल कमेटी मीटिंग में 10 लोग होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो एक कोरम स्पेसिफिक जो था इनके केस में, आरबीआई के केस में एक बोर्ड मीटिंग है तो 3 लोग होने ही चाहिए, तो 3 लोग इन्होंने कहा कि मिनिमम थे ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आई थिंक
ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आरबीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि कोई भी डिसीजन विल हेल्प टू बी विशिएटेड बिकॉज देयर आर वैकेंसी। कोई भी डिसीजन इसीलिए आप उसको नहीं बोल सकते कि वो गलत है जस्ट बिकॉज बोर्ड में वैकेंसी थी। तो मतलब अगर कुछ पोस्ट वेकेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी ऑलरेडी मेंबर्स हैं दे आर प्रेजेंट एंड दे आर वोटिंग, द कोरम इज मेट, दैट इज इट। इससे ज्यादा और सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। अब लेकिन सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम जी ने बोला है कि देखिए सेक्शन 26(2) क्या कहता है कि आप डीमोनेटाइज नहीं कर सकते सारी सीरीज ऑफ वन डिनोमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपए का नोट एक चालू हुआ था कभी पहले, एक अलग सा 100 रुपए का नोट आप देखते हैं ना, किसी में कुछ बना होता है, किसी में थोड़ा अलग होता है, अलग अलग टाइम पे सीरीज ऑफ नोट्स आते हैं। तो जैसे कि अभी जो मिस्टर केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो उन्होंने क्या बोला था कि एक नई सीरीज ऑफ नोट जब भी आएगी अभी आने वाले कुछ समय में, तो उस नई सीरीज ऑफ नोट में बेसिकली क्या हो कि एक नोट पे महात्मा गांधी जी की फोटो एक तरफ रहने दीजिए, जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उनकी फोटो दूसरी साइड पे। अब उसका पॉलिटिक्स क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, वो सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो हमें इस चीज में नहीं जाना। पर उन्होंने इससे आपको ये पता चलता है कि अगर 100 रुपए है तो जरूरी नहीं है 100 रुपए का एक ही तरह का नोट अवेलेबल है, बड़ी सारी सीरीज ऑफ निकलती हैं कुछ कुछ सालों में, 10 सालों में ऐसे जो अवेलेबल होती हैं। तो पी चिदम्बरम जी का ये कहना है कि सेक्शन 26 क्लॉज 2 ये कहता है, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि आप सारी सीरीज को एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के एक ही झटके में डिमोनेटाइज नहीं कर सकते। He said there is nothing in the preamble of the act or its statement of objects and reasons to guide section 26. If section 26 confers, अगर section 26 by default, जैसे जस्टिस गुप्ता ने भी कहा कि हमने section 26 को फॉलो करते हुए डिमोनेटाइज किया, तो मतलब अगर आप ऑल सीरीज ऑफ एनी डिनोमिनेशन को इसके माध्यम से खारिज कर सकते हैं तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इतना एब्सोल्यूट पावर सरकार को देना ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये बेसिकली सेक्शन 26 क्लॉज 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई पोस्ट वेकेंट है तो उसकी वजह से ये नहीं हो जाता कि डिसीजन ही खारिज हो जाए, ये बात आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर MOS मिश्रा सन अदर्स टू फेस ट्रायल मर्डर अमंग चार्जेस, इसमें कुछ नहीं है एथिक्स में, या फिर वैसे एथिक्स में आपको कभी लिखना हो तो देखते हैं हम इससे क्या निकलता है वैसे तो, पर आप बस इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एथिक्स का एक मेजर प्रोपोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, राइट। तो इसीलिए बेसिकली आप एक एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के, ठीक है, कि आप मिनिस्टर के बेटे हैं, इवन दो दैट डजंट मैटर इफ आपको ये बात पता है कि लखीमपुर खेड़ी केस में क्या हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, किस तरह से फार्मर्स को एक गाड़ी से उनका मर्डर हुआ था। तो इस पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अजय कुमार मिश्रा, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनके खिलाफ एलिगेशन है कि ये उन्होंने प्लॉट किया था और उन्होंने ही करवाया था। तो ये बेसिकली अभी इनके खिलाफ केस शुरू हो गया है, इट्स ऑन द वे टू स्टार्ट अ ट्रायल। तो बस एक एग्जांपल है आपके लिए। सेंटर इन टॉक्स विद स्टेट्स टू ड्रॉ एप्पल फैसिलिटीज फ्रॉम चाइना, दिस इज वेरी इसेंशियल, वेरी वेरी इसेंशियल, बिकॉज कि चाइना में सबसे बड़ी एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन एप्पल की जितनी भी वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए जो एप्पल की फैक्ट्रीज थे वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई क्योंकि वेज पेमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रही, और बहुत सारी रीजंस हैं। चाइना अपने ही एक क्राइसिस से गुजर रहा है। चाइना में ना ही केवल कोविड क्राइसिस की वजह से इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, विच इज ऑफकोर्स जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ही। वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर जो वहाँ की GDP का 25% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो कम्प्लीटली शैम्बल्स में है, कंप्लीट डिक्लाइन में है। बहुत सारी और चीज़ें इसीलिए कहीं लोग जो ओवर ऑप्टिमिस्टिकली ये कह देते हैं कि चाइना तो बस आने वाले 1-2 साल में ही या फिर 5 साल में मैक्सिमम US को ओवरटेक करके नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी वे टू ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि US की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन दो हमने देखा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, सब कुछ हमने देखा, बट स्टिल इट इज़ फेयरिंग बेटर। तो इन इकोनॉमी यू कैन नॉट से एनीथिंग। कोई कुछ साल पहले ये भी नहीं कह सकता था कि भारत आज UK अपना कॉलोनियल मास्टर को ही पीछे करके सो कॉल्ड आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन बन गई है। सो
यू कैन से एनीथिंग। पर अब चाइना से अगर कुछ वॉइड क्रिएट हो रहा है तो हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। अब एप्पल बेसिकली चाहता है कि हम कुछ कुछ जो हमारी प्रोडक्शन चाइना में हो रही है अपने फोन्स की, वो हम कहीं और उसको इन्वेस्ट करें उस प्रोडक्शन को। तो वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट, वी वांट टू कैपिटलाइज ऑन एप्पल्स प्लान्स टू पोटेंशियली शिफ्ट सम ऑफ इट्स प्रोडक्शन आउटसाइड चाइना। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत में इन्वॉल्व है, उनको अर्ज कर रही है कि आप एक प्रॉपर कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपनी कोई, सो दैट यू कैन एक्सपैंड कैपेसिटीज अराउंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन्स, ताकि इंडिया को एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाया जा सके। बाकी कंपेटिटर देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एप्पल अगर चाइना से विड्रॉ कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया में ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वियतनाम भी एक बहुत बड़ा कंपेटिटर है हमारा इस चीज में, ठीक है। तो इसीलिए वो वियतनाम के पास ना जाए, या बाकी और जितने भी हमारे कंपेटिटर्स हैं इसमें उस पर ना जाने के बजाय इंडिया को ल्यूक्रेटिव चॉइस की तरह वो चूज करे, तो हमें इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं दैट वी विल एक्चुअली बिल्ड सम स्ट्रैटेजी टू ड्रॉ इन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो कर्नाटका देखिए, आप जानते हैं वैसे भी कर्नाटका ऑलरेडी इज डूइंग वेरी गुड एज फार एज इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, इस तरह के, या फिर टेक्नोलॉजी, आईटी। बेंगलुरु तो हब है ना सबसे बड़ा, तो कर्नाटका तो बहुत एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इनकी। तो इफ कर्नाटका इज एबल टू इट देन इट्स गुड ओनली। ओके, तो आपको पता है जो बेंगलुरु है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सो। पर ऑफ कोर्स इसमें भी फिर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। जिस तरह का बेंगलुरु ने अभी फ्लड्स देखी रिसेंटली, फ्लड्स इन द सेंस वहां पे ड्रेनेज सही नहीं है और ये सब वगैरह, और इस तरह का अब पूरा संसार, अब सिलिकॉन वैली आपने जो इंडिया की कह दिया इसको, तो पूरे संसार का जो आइज है वो हमेशा बेंगलुरु पे रहता है, बिकॉज नाउ इट हैज कम अप ऑन द मैप ऑफ इंडिया एज समथिंग वेरी क्रूशल। जब आप कैलिफोर्निया के बारे में या ऐसे सोचते हैं यूएस का, तो आपके दिमाग में ऐसी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस फ्रेंडली और आसपास इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स और लोग दिखते हैं। तो फिर बेंगलुरु में फ्लड्स ही फ्लड्स हैं, लोग ऐसे बोट से तैर तैर के और ऐसे जा रहे हैं कैसे अपने ऑफिस तक, ये सब सही नहीं है। तो इसीलिए कर्नाटका के इलेक्शंस जो है ऑफ कोर्स इलेक्शन से ज्यादा वहाँ की जो एमसीडी है, विच ऑफ कोर्स couldn't do good because of a lot of politics involved, it has to do something about it, and then it's a very important issue. Okay, leaving that aside, तो यहाँ पे क्या लिखा है, we are in touch with all state governments to sensitize them about the opportunities in electronics and smartphone manufacturing, and many of the states have shown their interest, and which is good. If this happens, this is actually a plus for India, which must be okay. चाइना रिएटरेट, क्योंकि देखिए जब कोविड आया तो बहुत कहा गया था कि चाइना का जो क्योंकि चाइना में ही सबसे पहले आया था, तो चाइना ही सबसे ज़्यादा ग्रस्त था स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से विड्रॉ होने लगी थी। तो बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया उसका वो बन सकता है, उस वॉइड को फिल कर सकता है और वो मार्केट हमें चूज कर सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हम उसको कैपिटलाइज कर नहीं पाए, बट वी होप कि हम इस चीज को जरूर कैपिटलाइज कर पाए। चाइना रिएटरेट्स इट्स स्टैंड ऑन नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी। तो देखिए, अब आपको मैं ये चीज बहुत बार बता चुकी हूँ, ये एनालिसिस करना इस तरह से हम बहुत बार देख चुके हैं कि चाइना और इंडिया कितनी सारी चीजों में आइडेंटिकल है। मैं सिमिलर भी नहीं बोल रही, आइडेंटिकल, ठीक है। क्योंकि इसीलिए जब चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें अपने डिफरेंसेस पे नहीं बल्कि कॉमनैलिटीज पे देखना चाहिए, तो कुछ तो कॉमनैलिटीज है भारत और चाइना में। इन्वायरमेंट में देख लीजिए, हमारा स्टैंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। चाइना और इंडिया का कुछ भी नहीं बनता कि वो कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में अपना बढ़ चढ़ के इतना पार्टिसिपेट करें, लेकिन ऑल्दो हम इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इतना ज़्यादा हमारा फंड में कंट्रीब्यूट करना या बाकी कंट्रीज को हेल्प करना क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए नहीं है, फिर भी हम करते हैं दोनों ही, ठीक है। दोनों ही बेसिकली बेसिक कंट्रीज का पार्ट है, जो ये जो EU है, यूरोप है या फिर US है, ये सारी कंट्रीज कहती हैं कि आप एक ही झटके में आप इतना ज़्यादा टैक्स लगा दे सीमेंट पे, या फिर इस तरह की कार्बन टैक्स लगाएं। तो दोनों ही कंट्रीज इसके खिलाफ है कि ये तो आप लीडरशिप दिखाने की बजाय हम दोनों कंट्रीज को हर जगह टारगेट करते रहते हो। तो क्लाइमेट चेंज के लिए दोनों कंट्रीज बहुत कर रही हैं। EVs, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया में जितना ज़्यादा आप प्रमोशन देख रहे हैं उतना ही चाइना में भी है।
तो इन्वायरमेंट को छोड़ के जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी भारत और चाइना की बिल्कुल सेम है। यस तो ये चीज तो आई थिंक आपको पता भी होगी। तो बेसिकली चाइना ने बोला है कि हम स्ट्रिक्टली अध्ययर करते हैं टू आर नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी कि हम कभी भी, हम अगर कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे तो वो केवल सेल्फ डिफेंस में ही करेंगे। यही भारत की भी न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि अगर तो हमारे पे आप न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे उसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर वेपन्स ही आएगा। लेकिन इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी ये भी कहती है कि अगर आपने हमारे किसी इंसान पे, किसी क्रू पे, किसी शिप पे जो इंडिया में नहीं कहीं और पोस्टेड है, किसी पे भी आपने बायोलॉजिकल वेपन्स छोड़े या फिर आपने केमिकल वेपन्स छोड़े तो हमारा रिस्पॉन्स न्यूक्लियर ही होगा। तो ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है और यही चाइना की भी न्यूक्लियर पॉलिसी है। तो इन्होंने यही बोला कि किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी समय में हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही रहेगी। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ट्यूसडे को। अभी किसके रिस्पॉन्स में कहा है, ये यूएस ने रिपोर्ट निकाली है पिछले हफ्ते जिसमें उन्होंने बेसिकली एलिगेशन लगाई है बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर, कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बिल्ड अप करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज भी करते जा रहे हैं। तो पेंटागन यानी कि यूएस ने बेसिकली पिछले हफ्ते अपनी एक एनुअल चाइना सिक्योरिटी रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने वार्न किया कि चाइना यानी कि बीजिंग वुड लाइकली हैव 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी कि न्यूक्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, बाय 2035। ठीक है, तो लेकिन अब इन्होंने यही बोला है कि लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या, क्लियर नहीं है कि कैसे वो यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, क्या होगा। देखिए ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्ट जो आप कह सकते हैं रेफरेंस है ताइवान की तरफ। जब ताइवान के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि हम किसी भी फोर्स यूज करना पड़ेगा, हम फोर्स यूज करेंगे। ताइवान राइटफुली हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, और अगर हम उसे फोर्सफुली भी इंटीग्रेट हमें करना पड़े, इन्वेड करना पड़े, हम कर सकते हैं। तो क्या पता वो न्यूक्लियर वेपन्स ना यूज कर ले, यूएस का ये एलिगेशन है। ठीक है, तो रिपोर्ट अब लेकिन चाइना का रिस्पॉन्स ये है कि रिपोर्ट कंप्लीटली डिस्टॉर्ट करती है चाइना की नेशनल डिफेंस पॉलिसी को, ग्राउंडलेस स्पेक्यूलेशन बनाती है चाइना की मिलिट्री डेवलपमेंट के बारे में, और ग्रॉसली इंटरफेयर करती है चाइना के इंटरनल अफेयर्स के बारे में ऑन द इशू ऑफ ताइवान। ओके, तो यही सारी चीजें। अब देखिए उन्होंने साथ साथ में यूएस को भी बोल दिया है कि सबसे बड़े ट्रबल मेकर और डिस्ट्रॉयर वर्ल्ड पीस के पता है कौन हो आप, मिस्टर यूएस, यू आर द वन। ठीक है, तो ये चीज, और साथ ही में इन्होंने बोला कि ओके, और न्यूक्लियर टेंशन रेज किसने की, ऑफ कोर्स यूएस ने की। हिरोशिमा नागासाकी केस कोई भी नहीं भूला, बार बार रशिया और चाइना क्यों याद दिलाते हैं यूएस को कि सबसे बड़ा जो प्रिकर्सर है न्यूक्लियर वेपन्स को वो आप है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और साथ ही में हिरोशिमा नागासाकी तो खैर अब बहुत पुरानी चीज होगी। रिसेंटली इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेंशन कौन शुरू कर रहा है, आप हमारे बिल्कुल नेबरहुड में, हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे बिल्कुल साथ में, आपने ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड कर लिया है कि ऑकस के माध्यम से आप क्या देंगे उनको, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना के देंगे। ठीक है, यूके की टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये सही है, मतलब दैट इज फाइन, और हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बिल्डअप कर सकते। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। ओके, हिज रिमार्क्स केम डेज आफ्टर यूएस। अब साथ ही में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने कुछ दिन पहले, जो लॉयड ऑस्टिन है, उन्होंने कहा है दैट यूएस इज एट अ पिवटल पॉइंट विद चाइना एंड विल नीड मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर हमारी इतनी बड़ी, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है चाइना के साथ एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कंपटीशन ही हमारा रिश्ता है। तो अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है तो हमें खुद की भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमेरिकन वैल्यूज़ जो लिबरल डेमोक्रेटिक इस तरह की वैल्यूज़ है, वो फ्री नेविगेशन, फ्री ट्रेड, इस तरह की वैल्यूज़ डोमिनेट करें या ग्लोबल नॉर्म्स को डोमिनेट करें इन द 21st सेंचुरी, ना कि बीजिंग के जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह का प्रोटेक्शनिज्म या जिस तरह का इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें डोमिनेट करें। ओके, China's Xi set to visit Saudi Arabia for milestone summit. Now this is going to be very important, very important, क्योंकि चाइना और अरब का मिलना। देखिए अब मैं आपको एक बहुत क्रूशल पॉइंट पे एम्फेसिस यहाँ पे देने के लिए कहूँगी। ओके, चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल विजिट सऊदी अरेबिया। ये तो हमने कल भी देखा था कि सऊदी अरेबिया वो इस हफ्ते जाएंगे शी जिनपिंग, और एक माइलस्टोन समिट जो होने वाली है, फर्स्ट एवर चाइना अरब समिट, ताकि चाइना और अरब देशों का रिश्ते जो हैं उसको बूस्ट करा जा सके, इकोनॉमिक टाइज को डीपन किया जा सके। ये पहला ऐसा इतना बड़ा समिट होगा। ओके, विजिट को अनाउंस किया गया था ट्यूसडे को बाय द ऑफिशियल सऊदी प्रेस एजेंसी विच सेड मिस्टर शी। अब देखिए मिस्टर शी को इनवाइट किया है किंग सलमान ने। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि अरब वर्ल्ड बहुत बहुत ज्यादा
इस चीज़ को लेके आतुर है कि वो चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को डीपन करे या स्ट्रेटेजिक टाइज को डीपन करे, क्योंकि वो बेसिकली इट वांट्स टू टीच यूएस अ लेसन और द वेस्ट अ लेसन। क्योंकि बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने हमको हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने एडवांटेज के लिए हमें यूज़ किया है, इससे ज़्यादा आपने हमको हमेशा निगलेक्ट ही दिखाया है। साथ ही में मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरेबिया के, उनके खिलाफ जो बाइडन जैसे ही पावर में आते हैं वो कहते हैं जमाल खशोगी को आपने मारा, यू आर अ मर्डरर, और इस तरह की बातें। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, अगर आप इतना ओपनली ये सारी बातें कहना चाहते हैं तो कहिए, चाइना हमारा दोस्त है, हम चाइना के साथ रिश्ते बना लेंगे, और अरब वर्ल्ड के बिना तो कोई भी देश नहीं चल सकता, नो country at all, nobody can do without them, that's a fact। तो इसीलिए बेसिकली यूएस को भी थोड़ा अपना बैक स्टेप करना पड़ गया। यूएस ने भी कह दिया कि नहीं, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हम लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते, बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर नाउ, ऑल्सो अ क्राउन प्रिंस, हेंस वी कैन नॉट डू दैट। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया, बाकी अरब देश चाइना के साथ अपना एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें, ही वुड अराइव इन रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया ऑन वेडनेसडे एंड लेटर दिस वीक अटेंड अ सऊदी चाइना summit where Prince Mohammed bin Salman will also be present. Mr. Xi will on Friday attend a summit with leaders from Gulf Cooperation Council countries, GCC के countries के साथ भी काउंसिल होगा। अभी देखिए मिस्टर शी की ये सेकंड मेजर ओवरसीज विजिट है, जो हमने अभी एपेक समिट वगैरह G20 का जो एक पूरे टूर पे निकले थे उसके बाद। अब देखिए चाइना ने 2020 में रिप्लेस, जब कोविड आया तब रिप्लेस कर दिया यूरोपियन यूनियन को एज द GCC's लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि इनका ट्रेड रीच कर गया $161 बिलियन। ओके, तो ये चीज़ बेसिकली एक रिपोर्ट कहती है इसी हफ्ते की मिडल ईस्ट काउंसिल की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। बहुत सारी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी रीजन में चाइना चला रही है, चाइना का इन्वेस्टमेंट उसमें लगा है, जैसे ल्यूसेल स्टेडियम दैट इज होस्टिंग द वर्ल्ड कप मैचेस इन कतर, वो भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रेलवे लाइन इन सऊदी अरेबिया एज वेल एज बीइंग अ मेजर ऑयल इम्पोर्टर। तो सबसे बड़ा तो देखिए यही है ना, चाइना क्या करेगा, चाइना ठीक है, यूएस से तो इन्होंने वैसे भी लेना ही नहीं है ऑयल, है ना, तो यूएस कहता है कि हमसे शेल गैस ऑयल ले लो या फिर इस तरह की चीजें, पर चाइना तो ले नहीं सकता। तो चाइना रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेता है इंडिया की तरह, और साथ ही में अब सऊदी अरेबिया से मिलेगा। इंडोनेशिया अप्रूव्स बैन ऑन सेक्स आउटसाइड मैरिज, और दिस इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले हमने देखा था कि सिंगापुर ने क्या कहा कि देखिए जो इंडिया है ना, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट वो कुछ ज़्यादा ही लिबरल है, इतना लिबरल हम नहीं होना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि अभी ठीक है आपने होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज कर दी, सिंगापुर ने भी कर दी, पर अब उसके बाद ये थोड़ा ना कि आप सेम सेक्स मैरिजेस या फिर आप मैरिज की डेफिनेशन में क्वीर रिलेशनशिप्स को भी इन्वॉल्व कर ले, तो इतना हम नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही ले आया, ताकि मैरिज की डेफिनेशन को आप एक्सपैंड ही नहीं कर सकते, एक मैन, एक वुमेन और उनके बच्चे, दैट इज कॉल्ड अ फैमिली, दैट इज इट। अब उसी के साथ में हम देखते हैं कि इंडोनेशिया का, देखिए LGBTQ राइट्स या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, अडल्टरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं GS1 के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने एक लॉ को अप्रूव किया है ट्यूसडे को, जिसकी वजह से बेसिकली अगर आप अपनी मैरिज के बाहर, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन सम सेक्शुअल इंटरकोर्स विद सम अदर पर्सन, देन दैट इज प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट डू दैट, आपको 1 साल की सज़ा होगी, 1 साल की प्रिजन आपको जाना पड़ेगा 1 साल के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके, तो बहुत ज़्यादा देखिए जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस मुस्लिम कंट्री है यानी कि इंडोनेशिया, उसमें राइट्स को लेके, सिविल राइट्स को लेके काफ़ी उनको लग रहा है सिविल लिबर्टीज़, पॉलिटिकल फ्रीडम्स पे क्रैकडाउन है, क्योंकि एक शिफ्ट देख रहे हैं, उनका कहना है दोबारा हम फंडामेंटलिज्म इन मुस्लिम मेजॉरिटी इंडोनेशिया। ठीक है, तो अब देखिए साथ ही में क्या है, द आर्टिकल क्रिमिनलाइजिंग सेक्स आउटसाइड मैरिज हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय इंडोनेशियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बाली है इंडोनेशिया, वहाँ पे आपको पता है कि किस तरह का टूरिज्म है, तो इनको ये लगता है कि फॉरेनर्स जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस तरह का intimate relationship outside marriage is very normal here, because people as tourists come here and get engaged in such things, so that would affect, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, let's see what happens। LGBT communities are also very apprehensive, क्योंकि वहाँ पे same sex marriage तो allowed है नहीं, तो
इस तरह की चीज़ें यहाँ पे उनका कहना है कि बहुत इम्पैक्ट करेंगी उनके सिविल राइट्स को। इंडिया होल्ड्स डिस्कशंस ऑन सिक्योरिटी विद बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंट वर्किंग ग्रुप, उन्होंने कंक्लूड किया है अपनी टॉक्स को ट्यूसडे को आफ्टर डिस्कसिंग बायलैटरल इश्यूज इंक्लूडिंग इलीगल क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर एंड मेजर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 18th मीटिंग है इंडिया बांग्लादेश JWG की सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश बन चुका है, सो मच सो कि हमने G20 के लिए इनको इनवाइट किया है एज आप एज एन इनवाइटी कह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि बांग्लादेश कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, क्योंकि G20 इस दुनिया के सबसे इमर्जिंग और सबसे बड़ी इकोनॉमीज, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। तो बांग्लादेश एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। रिवर बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हमने कैसे धीरे धीरे, तीस्ता तो अभी थोड़ा दूर है, पर ऑफ कोर्स बाकी रिवर से रिलेटेड हमने कैसे रेजोल्यूशन किया, तो ये इसीलिए बांग्लादेश के साथ। और सबसे बड़ा बाउंड्री जो इशू है हमारा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड बेसिकली आपने अभी रिसेंटली याद होगा हमने डिस्कस किया था, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से आते हैं, दे गेट आधार, पैन्स, एवरीथिंग। तो देयर इज कोई एक रैकेट इन्वॉल्व है प्रॉपर इस पे। इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफ़ी वर्क कर रही है इस चीज़ पे। ओके, न्यू लेबर कोड्स गिव अ फ्री हैंड टू एम्प्लॉयर्स यूनियंस। तो देखिए वही चीज़, जो ट्रेड यूनियंस है, लेबर यूनियंस हैं, जो इतना प्रोटेस्ट कर रही हैं लेबर कोड्स के खिलाफ। सबसे बड़ी बात तो ये कि लेबर कोड्स जब लाए गए तो उसमें किसी भी तरह का ट्रेड यूनियन का से नहीं था, उसमें कोई कंसल्टेशन इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। एक प्रोटेस्टर्स का ये क्लेम है, और दूसरा प्रोटेस्टर्स का ये क्लेम है कि सोशल सिक्योरिटी बस नाम की है, लेबर कोड और सोशल सिक्योरिटी आप ले आए हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। आपने एम्प्लॉयर्स को बेसिकली डिसाइड करने का लीवे दिया है कि कितना सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे बेसिकली, और साथ ही में जो RSS एफिलिएटेड एक ग्रुप है उसको क्यों ILO की मीटिंग पे रिप्रेजेंट होने देना, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पर यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल वर्कर्स ग्रुप्स criticize the center's labor policies, including the 4 new labor codes at the 17th Asia and Pacific Regional Meeting of the ILO। ओके, जो ट्यूसडे को यहाँ पे शुरू हुई। इंडिया के जो न्यू लेबर कोड्स है बेसिकली 4, वो वायलेट करते हैं ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट्स को, जो बेसिकली वर्कर, एम्प्लॉयर और सरकार के बीच में होती है। क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं, वर्कर का तो कोई बेसिकली यहाँ पे से ही नहीं था, आपने सिर्फ एम्प्लॉयर्स की बात सुनी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो ITUC है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस कॉन्फेडरेशन, उनके सीनियर लीडर ने कहा है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। हम लेबर कोड्स को डिटेल में मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ समय में, अगर ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में या फिर इसी न्यूज़पेपर के द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जब आता है, तो हम लेबर कोड्स डिस्कस करेंगे। एक बार पहले हम कर चुके हैं, बट स्टिल दोबारा देखेंगे। ओके, या फिर ऑफ कोर्स और इलेबोरेटेड मैनर में उसमें तो आएंगे ही, विजन IAS की बुकलेट्स में, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। फोर्स टू रिजाइन एज टीचर, ट्रांस वुमन सेज she was ostracized by colleagues and abused by students। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन, एज फार एज आई रिमेम्बर, एक क्वेश्चन इस साल के मेंस में ये आया था कि केवल राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन टू जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, केवल एक स्टैट्यूट लाने के लाने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इन्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब कुछ कंड्यूसिव बनाना पड़ता है अगर आपको सच में PWD लोगों के राइट्स को एंश्योर करना है। ठीक है, तो वैसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है कि केवल क्योंकि LGBT और इन सब बातों में कुछ बहुत ही ज्यादा हम आजकल देख रहे हैं, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट इट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि केवल ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का लाने के ये माध्यम से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं वो हो जाते पीछे, क्योंकि अ लॉट हैज टू बी डन। ज़रूरी नहीं है कि आपने कह दिया कि ये एक्ट के माध्यम से आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर जेंडर से। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी आपका राइट टू जॉब या राइट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं छीन सकता जस्ट बिकॉज यूर ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन, है ना। आपके सिर्फ इतने कह देने से कुछ नहीं होता। सोसाइटी को जो कंड्यूसिव बनाना, सोसाइटी को अवेयर बनाना, इक्वल बनाना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जब तक आप वो नहीं कर लेते, जैसे कि आपको याद होगा BR अम्बेडकर की जो स्टोरी है वो क्या कहती है, ही वॉज अ वेल नोन एडवोकेट, इतना उन्होंने पढ़ा लिखा, इतने ऊंचे ओहदे पे वो पहुंचे, इतने बड़े लॉयर बने वो, है ना। तो
उनको ये लगा कि देखिए लॉयर बनने के बाद, इतना एजुकेशन करने के बाद भी उनसे कोई केस तो लड़वाने आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मतलब अनटचेबिलिटी थी ना, अनटचेबिलिटी थी। सोसाइटी ही जब आपसे नहीं, तो आपकी इतना पढ़ने लिखने का, इतनी एम्पावरमेंट का क्या फायदा? ठीक है, तो ये चीज, तो इसीलिए बेसिकली जब तक आप सोसाइटी को कॉन्ड्यूसिव नहीं बनाते थे, देयर इज नथिंग, नथिंग एट ऑल। तो यही एक स्टोरी आप अपने एथिक्स में भी लिख सकते हैं। अगर ये एथिक्स का एक क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर वहां पे लिखिए। ओके, तो जेन कौशिक 27 ईयर ओल्ड, वो बेसिकली उनको एक लेटर मिला, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ टीचर, एक प्राइवेट स्कूल में, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहां पे। क्योंकि वो इतना खुश थी, क्योंकि उससे पहले उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी, जस्ट बिकॉज वो ट्रांस आइडेंटिटी है उनकी, उससे सारी एप्लीकेशंस बेसिकली उनकी खराब हो जाती, खारिज हो जाया करती थी। तो एक इंस्टीट्यूशन फाइनली उनको हायर करने के लिए रेडी हो गया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक की इमीडिएटली और वहाँ चली गई। तो पर जैसे ही वो वहाँ पे ड्यूटी के लिए गई, तो यहाँ पे एक्चुअल में फिर क्या हुआ, ओके, उनसे जब बोला गया स्टाफ ने कि देखिए अगर आपको सच में मतलब यहाँ पे काम करना है तो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी, ठीक है, आपको विमेन बन के ही रहना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मान तो जाऊंगी, पर ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन आई हाइड माई बॉडी और द वे आई लुक, आई कांट डू दैट, राइट। पर फिर एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उनके प्रिंसिपल ने बेसिकली उस स्कूल के अपने ऑफिस में बुलाया और शी वॉज फोर्स टू रिजाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ने डिस्कवर कर लिया दैट शी वॉज अ ट्रांस वुमन। अब देखिए प्रिंसिपल या बाकी स्कूल की अथॉरिटीज तो ये कहती है नहीं, वो तो इनकम्पिटेंट थी, अपना सब्जेक्ट भी ढंग से नहीं पढ़ा पा रही थी, इसीलिए हमने इनको फायर किया था। पर ये सारा केसेस उन्होंने द हिंदू को बताया है कि एक्चुअल में ये हुआ था। बहुत सारे उन्होंने अपने इंस्टेंसेस बताए हैं कि सोसाइटी, बाकी फेलो टीचर्स और जो बच्चे हैं, शी वॉज ऑलवेज मेड फन ऑफ बाय द स्टूडेंट्स हु यूज टू कॉल हर हिजड़ा, है ना। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक इन चीजों पे हिट नहीं किया जाता, इन चीजों को रिमूव नहीं किया जाता, कि आप कह देते हैं कि जॉब सबके लिए अवेलेबल है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है, ठीक है। सो फॉर दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। जिस तरह का होमोफोबिया एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, वी डोंट नो ना कितना लंबा अभी सफर है इस चीज के लिए। री इंट्रोड्यूस वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्टीज, तो देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कल G20 की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आपको याद होगा कि सीपीआई के जो आई थिंक डी राजा, जो उनके जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, उन्होंने बेसिकली एक रिकमेंडेशन G20 के ही उस पर दी थी। तो G20 के जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें मिस्टर मोदी उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, ये सब वगैरह हमने कल देखा कि G20 प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ा उत्सव का मौका है हम सबके लिए, क्योंकि प्रेसिडेंसी केवल एक पार्टी की नहीं हो सकती, पूरे भारत की है, तो भारत में तो सब है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो उसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी और चीज़ें हमने डिस्कस की। तो फिर उनका एक रिकमेंडेशन ये था कि विमेन्स रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। तो इसी में बेसिकली जो लॉन्ग पेंडिंग विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, अगर पंचायती राज में हम सुधार देख सकते हैं, देखिए बहुत सुधार आया है, ये कहने की बातें हैं कि ऑफकोर्स पति पंचायत वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, पर बहुत हद तक जब आप इस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको घर में इज्जत मिलती है आपकी। I'm talking about the women, the rural women. So if they can see improvement in their status, so can any women in this entire country. तो यही basically women reservation bill का, लेकिन ऑफ कोर्स हर रिजर्वेशन बिल की तरह इसके भी बहुत सारे क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि विंटर सेशन में रिकमेंडेशन है बाकी पार्टीज की कि लाया जाए विमेन रिजर्वेशन बिल को, 1/3 ऑफ सीट्स इनको भी देनी चाहिए, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, ये सारे बेसिकली चाहते हैं कि ये बिल लाया जाए। ओके, विंटर सेशन लोडेड विद 25 बिल्स, नो टाइम फॉर डिबेट सेज ऑपोजिशन। तो देखिए जब आप डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, या डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये सब वगैरह लिखते हैं, तो आपके पास कुछ करंट होना चाहिए कि करंटली क्यों डिक्लाइन हो रहा है। ऑफकोर्स आप वही 2-4 जो पॉइंट है जो सब लिखेंगे वो तो लिखेंगे, पर कुछ तो आपके पास, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप एनालिसिस सुन रहे हैं, तो कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए, कुछ कंटेम्प्रेरी, कुछ करंट तो आपको पता होना चाहिए। तो एक ये ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सरकार व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इज, वो पार्लियामेंट के एक पर्टिकुलर सेशन में क्या करती है, बहुत सारे बिल ले आती है, तो फिर उसको डिबेट करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए इतना टाइम नहीं होता, फिर उसको एक ही बार काट के सबको पास कर दिया जाता है, जो एंड में करना ही पड़ता है।
ठीक है। तो अब 25 बिल लाने की जब बात हो रही है, जिसमें से 2 फाइनेंशियल बिल्स हैं, ओके, और जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का वो 17 दिन का है, तो डिबेट कहाँ होगी, पूरी पूरी रात भी चल जाए तब भी मतलब इस पे एक कॉन्क्रीट डिबेट नहीं हो सकती इन बिल्स पे। तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज का कंसर्न है कि देखिए देयर इज लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर एनी मीनिंगफुल डिबेट टू हैपन ऑन देम। ओके, सो ये चीज है जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि इतने सारे बिल्स को स्टफ करना इज नॉट गुड। ओके, ओके, हम कल ही डिस्कस कर रहे थे युआन वांग 5 के बारे में कि कैसे श्रीलंका has been quite indifferent towards or not sensitive towards India's security concerns। हमारी इतनी हमेशा उनके लिए खड़े रहने के बाद भी हमें वो रेसिप्रोकेट नहीं किया गया है, वो रिस्पेक्ट या फिर वो साथ या फिर वो जिस तरह का हम उनके लिए करते हैं। तो युआन वांग 5 आपको पता है जो सर्वेलेंस वेसल चाइना की थी, जो हम्बनटोटा जो सदर्न पोर्ट है उस पर डॉक किया गया, इंडिया के कह देने के बाद भी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, क्योंकि इतना पास कभी भी कोई भी वेसल नहीं आया है हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के कि वो हमारा सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ सर्वे कर सके और फिर अपना उस, क्योंकि आप नेबर हो, आप तो वैसे ही एलएसी स्टैंड ऑफ में हमारे साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप वहाँ कोशिश करेंगे कि वहाँ छोड़ के यहाँ पे कुछ करवा देंगे पानी में और हम वहाँ लगे रहेंगे और यहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यू कैन डू एनीथिंग, सी यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। ओके, तो इसीलिए युआन वांग 5 एक काफी सेंसिटिव इशू था हमारे लिए। नाउ इट इज री एंटरिंग इंडियन ओशन, तो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। The Chinese research and survey vessel Yuangmang 5 has re-entered the Indian Ocean and what coincides, अब देखिए ये बिल्कुल उस टाइम पे री-एंटर किया है जब हम ऑलरेडी एक प्लान्ड इंडियन लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट का टाइम है, दिसंबर 15 और 16 के बीच, ठीक है। तो बेसिकली ये कोइंसिडेंस है या प्लान है या पता नहीं क्या है, क्योंकि अगर हम कोई भी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं या फिर उसका कुछ भी, तो वो सर्वे कर लेंगे कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए एक पिछले महीने जब युआन वांग 6 था, जब वो इंडियन ओशन रीजन में आया, तो उसी समय हमारा एक प्लान था कि हम इंडियन मिसाइल लॉन्च करेंगे, पर फिर लॉन्च को डेफर कर दिया गया, फिर उसको उस टाइम पे नहीं कंडक्ट किया गया। तो यही सारी चीजें बेसिकली लिखी है। ये सुंडा स्ट्रेट से बेसिकली इट हैज एंटर्ड, सुंडा स्ट्रेट ऑफ इंडोनेशिया, ये बात आपको पता है। ओके, as per the open source intelligence handle on Twitter, okay, India has had issued a notice to airmen for a no-fly zone over the Bay of Bengal for a possible missile launch। तो possible missile launch थी, अभी इसको भी डेफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। श्रीलंका हमारे साथ वैसे डेयरी सेक्टर में इतना कॉपरेट करने के लिए हमसे कह रही है कि अमूल और हमारा जो एनडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है एनडीडीबी, वो उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो लेट्स सी हमारे डिप्लोमेट्स क्या कन्फर करते हैं। चर्च सिग्नल्स ट्रूस विड्रॉज फ्रॉम विरिनियम स्टर फॉर नाउ। ओके, सो विजिंजम इज रॉन्ग, सो वॉज आई, मतलब ये चीज हम गलत प्रोनाउंस कर रहे थे इतने समय से, इट इज विरिनियम। ओके, एज इज कॉल्ड इन मलयाली, मलयालम में इसे बेसिकली विरिनियम कहते हैं, विजिंजम इज रॉन्ग। ओके, बट लेट्स कीप दैट असाइड। अब देखिए क्या है, विरिनियम पोर्ट में इतनी सारी जो प्रोटेस्ट चल रही है, अडानी जो है बेसिकली ये पोर्ट बनाना चाहते हैं, ये एक मेजर पोर्ट होगा बहुत बड़ा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ जो आएगा। इंडिया में पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें ये बात पता है, और हमें अगर बेसिकली ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, है ना, हम मोस्टली डिपेंडेंट है अपने कोलंबो पोर्ट पे, श्रीलंका पे, तो दैट इज रॉन्ग। अगर हम इस तरह का कोई विरिनियम पोर्ट आ सकता है, कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक फायदा होगा इंडिया के लिए। तो केंद्रीय सरकार तो है ही साथ में, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि पिनराई विजयन की जो सरकार है सीपीआईएम, वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल डटी हुई है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए हम इसको बनाएंगे ही, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब ऑपोजिशन कहाँ से आ रहा है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ऑन द सेम फ्रंट, उनका कहना है ये डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट एवरीथिंग, तो हु आर अपोजिंग, प्रोटेस्ट हो क्यों रही है विरिनियम, तो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रही है वो क्रिश्चियंस के द्वारा हो रही है। क्रिश्चियंस बेसिकली जो फिशरमैन है वहाँ के वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट
बहुत ही ज़्यादा लोकल लाइवलीहुड, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी, उनका फिश कैच सही नहीं हो पाएगा, फिर उनको बहुत अंदर जाना पड़ेगा अपने फिश कैच करने के लिए, फिर और तेल बर्न करना पड़ेगा उनके बोट के लिए, तो उसके लिए भी आप कंसेशन दीजिए, सब्सिडाइज्ड ऑयल चाहिए, डीजल चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीज़ें अभी उनकी डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की। और सबसे पहली डिमांड तो ये है कि आप इसको कॉल ऑफ कर दो, प्रोजेक्ट बनना ही नहीं, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो फिर उनका कहना है कि सॉइल इरोजन और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑलरेडी कोस्टल इरोजन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑफ कोर्स इफ आई टॉक अबाउट क्रिश्चियन, सो लैटिन जो कैथोलिक चर्च है वहाँ का, वो लीड कर रहा था, हेड कर रहा था इन प्रोटेस्ट को, पर फाइनली उन्होंने एक टेम्परेरी ट्रूस आप कह सकते हैं या कॉल ऑफ कर दिया अभी के लिए, तो इस एजिटेशन को जो हो रहा था विरेनियम पोर्ट के खिलाफ। तो क्यों उन्होंने अचानक से ऐसा कर दिया? क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग हुई है उनकी कैथोलिक चर्च की, लैटिन कैथोलिक चर्च की, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के साथ। तो यही चीज़ बेसिकली पता चली है कि फर्स्ट फेज ऑफ एजिटेशन वाज ओवर। Okay, he indicated that VAC activists, predominantly fishermen, would no more blockade the project site or impede the breakwater construction. The farmers have kept their objectives in sight and preserved the, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे लिखी है, कुछ खास नहीं। विरेनियम पोर्ट के बारे में you must know certain things, क्यों प्रोटेस्ट हो रही हैं, क्या है क्या नहीं। ओके, ऑलराइट, नाउ दिस आर्टिकल, इसका प्रिकर्सर हमने कल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में, कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान होल्ड्स द की टू रीजनल सिक्योरिटी NSA। तो मैंने आपको कल बताया था कि क्यों, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल एशिया इज द हार्ट ऑफ एशिया। इंडिया सेंट्रल एशिया को हार्ट ऑफ एशिया कहता है, और देखिए हमारा नेबरहुड जो है साउथ एशिया, हम वहां तक सीमित नहीं रह सकते। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ठीक है। वेस्ट एशिया भी हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड ही आता है, ईरान, छाबार पोर्ट अगर हमने बनाया तो एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट है। तो अगर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है CO, उसमें भी सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, उसमें भी पार्ट है, हम भी एक मेंबर हैं। तो सेंट्रल एशिया के साथ अभी तक जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो बहुत कुछ खास है नहीं, तो उसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, ठीक है। तो उसके बेसिकली हमने इसीलिए अब क्या होल्ड किया है, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उन्होंने एक समिट को, जिसमें हर कंट्री के, सेंट्रल एशियन कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए, और साथ में अफगानिस्तान के सिक्योरिटी इशू पे बात होनी थी। तो टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, टेरर फिनेंसिंग को कर्ब करने के लिए अफगानिस्तान में इससे रिलेटेड टॉक्स हुई, और कैसे ट्रेड और कनेक्टिविटी रूट्स ईरान के माध्यम से यूज़ किए जा सकते हैं, है ना, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, ये सब वगैरह बातें हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, सेड एशिया। ओके, अब देखिए आपको ये भी याद होगा, जब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान को फिर जब बोला गया कि ओके फाइनली यू विल बी मेंबर, तो कैसे पाकिस्तान ने बोला कि हम चाहते हैं कि ईरान CPEC को ज्वाइन करे, है ना। तो फिर लेकिन इंडिया ने बोला देखिए ईरान के साथ ऑलरेडी हमारा छाबार है, बल्कि हम चाहते हैं सेंट्रल एशियन नेशन छाबार पोर्ट में अपना ज्वाइन कर ले, बिल्कुल आपके नेबरहुड में, आप ही के लिए सबसे अच्छी बात हो जाएगी। तो ये बात भी आपको याद होगी। तो ये जो डे लॉन्ग मीटिंग थी, जो एक पूरे दिन चली, इट वॉज दी आउट, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट जनवरी में इस साल के हो चुकी थी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था इन लीडर्स को, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्ड सेंट्रल एशिया पे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आ सकता है, सेंट्रल एशिया पे, अफ्रीका पे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे, ये नए एरियाज हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, इन पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अफ्रीका पे तो जरूर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डेफेक्सपो हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें जो आप जरूर बहुत सिग्निफिकेंटली ध्यान दीजिए। तो हार्ट ऑफ एशिया, एक्सटेंडेड नेबर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जरूर लिखने हैं। तो इन्होंने बहुत सारा करंट सिचुएशन अफगानिस्तान में है उसको डिस्कस किया। तजाकिस्तान तो आपको पता है ऑलरेडी रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी उन्होंने, फॉर्मर अफगान लीडर्स थे वहाँ पे। ये सारी चीजें, इट्स इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, reiterating strong support for a peaceful, stable and secure Afghanistan, emphasizing respect for its sovereignty, unity and territorial integrity। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, वही बातें जो आप हर जगह पढ़ते हैं। जो डिटोरिएटिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन अफगानिस्तान में, उसको भी डिस्कस किया गया, और कैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को रोका जाए कि वो अफगान सॉइल को ना यूज करे टेरर अटैक्स के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। मोस्टली द फोकस वाज ऑन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान पे बहुत ज़रूरी है बात होना, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की एम्बेसी पे एक अटैक भी देखा। कैंगरू कोर्ट पुट्स प्राइज ऑन यूनियन ऑफ लव। अब देखिए ये आपके लिए एथिक्स के लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग
related to marriage and things. I will tell you क्यों आपके लिए important है. एक लड़का है जिसका नाम है प्रदीप. I will read it as a story only. वो एक डिप्लोमा होल्डर है. He married his देन गर्लफ्रेंड, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, एक बीएससी बॉटनी ग्रेजुएट. और फिर ये जो यूनियन ऑफ लव था, इट गॉट ड्यूली रजिस्टर्ड. बहुत ही समय में, कम समय में बेसिकली इनकी फैमिलीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस लव मैरिज को, और दोनों ही दलित कम्युनिटी से थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन ऑपोजिशन आई फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर. कहाँ से? जो कम्युनिटी हेड थे, जो दलित कम्युनिटी हेड थे ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट विलेज ऑफ मोर देन 200 हाउस होल्ड्स. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी कोर्ट चलाया कि हम जज करेंगे इस केस को, और एक फाइन लगा दिया 25,000 का दोनों फैमिलीज के, दोनों कपल के फैमिलीज, जो कपल के मेंबर्स है उसके फैमिलीज पे. तो फिर उनको बेसिकली 25,000 रुपए, ये जो कैंगरू कोर्ट जो इतनी जल्दी उन्होंने जज भी कर लिया जंप करके कि ये गलत है, और 25,000 का फाइन भी लगा दिया. ये बहुत ही अलग चीज़ है, ये देखने के लिए मिल रही है. इट इज समथिंग जो बहुत ही अलग हो रहा है कि मतलब तो यही सारी पेट्रियार्कल दिक्कत पे बेसिकली ये चलती है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. ओके ये पेनल्टी, पहली बार कि आप लव मैरिज करेंगे और उसमें पेनल्टी लगेगी, वो केस सही है कि नहीं है, तो ये कुछ निकल के अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो इट इज समथिंग वेरी अजीब. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.